नमस्कार विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे कि किस तरीके से भारत में अंग्रेजों ने ब्रिटिश सुप्रीमेसी जो है हासिल की, किस तरीके से उन्होंने राजाओं को हराया, यूरोपियंस को हराया। तो फ्रेंच हमने देख लिए थे, हैदराबाद हमने देख लिया था, हमने देखा था किस तरीके से बंगाल पर, अवध पर और मुगल सम्राट पर उन्होंने अधिकार किया। बक्सर की लड़ाई में एक तीर से 3 निशाने उन्होंने लगा दिए। अब बंगाल के बाद में मैंने आपको बताया था कि भारत में 3 ही लोग ऐसे थे जो अंग्रेजों के विजय रथ को रोक सकते थे। वो था मैसूर, वो थे मराठे। हालांकि मराठे 1761 में कमजोर हो गए थे 1761 में, लेकिन यहाँ पे जो पेशवा के शासक थे उन्होंने 10 साल में मराठों को वापस जिंदा कर दिया था। और सिख, ये 3 ही ऐसे थे जो अंग्रेजों को रोक सकते थे। अब मैसूर की अगर बात करें तो मैंने आपको पहले पढ़ाया था कि ये एरिया किसका था। ये एरिया पहले हुआ करता था विजयनगर साम्राज्य का, मैंने आपको एक वीडियो में बताया भी था। ये एरिया हुआ करता था बहमनी साम्राज्य का। तो विजयनगर साम्राज्य का जो लास्ट वंश था उसका नाम था वाडेयार वंश। कौन सा वंश था? वाडेयार वंश। इस वाडियार वंश के शासन काल में ही एक व्यक्ति सेनापति तक पहुंचता है, प्रधानमंत्री तक पहुंचता है, मैसूर का प्रधानमंत्री, और उसका नाम होता है हैदर अली। क्या नाम होता है? हैदर अली। तो अपनी योग्यता के बल पर यह हैदर अली यहाँ का प्रधानमंत्री, सेनापति बन जाता है और अलग राज्य की स्थापना करता है। वो अलग राज्य कौन सा होता है? मैसूर। मैसूर नाम के एक अलग जो है ये स्थापना करता है। अब देखिए, मैसूर में हैदर अली का शासन है और अंग्रेज ये सोच रहे हैं कि हैदर अली को पराजित कर दिया जाए, हैदर अली को किस तरीके से मैसूर छीन लिया जाए। इससे एक रीजन ये भी था कि अभी अभी तो अंग्रेजों ने फ्रेंच को हराया है। फ्रेंच को कब हराया? याद करिए, पौंडीबोश का युद्ध 1763। देखिए, अंग्रेज बहुत जल्दी जल्दी चीजें कर रहे हैं, आप समझिए। 1757 में उन्होंने प्लासी की लड़ाई की, 1763 में उन्होंने फ्रेंच को हराया, 1764 में उन्होंने बक्सर का युद्ध किया, 1759 में उन्होंने जो है डच को हराया बेदरा के युद्ध में। तो ये लड़ाइयां कर रहे हैं बहुत सारी अलग अलग। आपको मैं एक एक करके पढ़ा रहा हूं इसलिए आपको तो लग नहीं रहा है, अदरवाइज इनको कंसोलिडेट करें तो सोचिए 1757 प्लासी के बाद में उनको लगा कि डच जो है मदद करेंगे, तो 1759 में उन्होंने डचों को हरा दिया। 1763 में उन्होंने क्या किया? 1763 में उन्होंने ये किया। 1764 में उन्होंने बक्सर को हरा दिया, बक्सर की लड़ाई में जो है मुगलों को और इनको हरा दिया। तो ये चीजें तो चल ही रही है, ये चीजें तो चल ही रही है कि फ्रेंच को हराया 1763 में और इनको हराया, ये सारी चीजें चल रही है। उसी दौरान इनको लगा कि चूंकि मैसूर के हैदर अली के साथ फ्रेंच के बहुत अच्छे संबंध है और मैसूर का जो हैदर अली है उसके फ्रेंच के बहुत अच्छे संबंध है, तो ऐसा ना हो कि अभी तो हमने फ्रेंच को हराया, वापस से फ्रेंच मैसूर के सहारे हमारे हक में, हमारे खिलाफ खड़े हो जाएं। तो इन्होंने सोचा कि मैसूर को हराना बहुत जरूरी है। लेकिन मैसूर को हराने के लिए इन्होंने सोचा क्यों ना मराठों को साथ में ले लें, क्यों ना हैदराबाद के निजाम को साथ में ले लें। हैदराबाद में निजाम था ना उस समय, वो तो उन्हीं के द्वारा बिठाया गया था। तो निजाम और मराठों का संगठन बना के मैसूर पर हमला किया जाए और चीजों को किया जाए। तो हैदर अली तो बड़ा योग्य व्यक्ति था, वो तो सैनिक था, वो तो सब जानता था। जब उसके ऊपर ये हमला होने वाला था तो उसने मराठों को तो रिश्वत दे दी, निजाम वगैरह को भी 1-2 जिले जो थे कोलार वगैरह डिस्ट्रिक्ट को उनको दे दिए, और ये अकेला लड़ा अंग्रेजों से पहले एंग्लो मैसूर वॉर में। तो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर होता है जिसमें हैदर अली अपनी योग्यता कुशलता के बल पर अंग्रेजों को हराते हराते मद्रास तक खदेड़ देता है, यानी अंग्रेजों को हराते हराते मद्रास तक भगा देता है। और पहले युद्ध में जीत किसकी हुई? हैदर अली की। इनके बीच में मद्रास की संधि होती है और मद्रास की संधि में यह बोला जाता है कि अंग्रेज अब जो है इनके साथ में आक्रमण नहीं करेंगे, हमला नहीं करेंगे, और जब भी मैसूर को जरूरत होगी तो अंग्रेज साथ में आ जाएंगे, ऐसा दोस्त बन के। लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपको पता अंग्रेजों का नेचर कैसा था, चाइना का जो आज नेचर है वो समय अंग्रेजों का था। जब मराठे अकेले मैसूर पर हमला करते हैं तब अंग्रेज मैसूर का साथ नहीं देते हैं। तो मैसूर जो है पहले युद्ध में तो जीत जाता है, लेकिन जब दूसरा युद्ध होता है, दूसरा युद्ध जब होता है वो क्यों होता है? दूसरा युद्ध इसलिए होता है कि मैंने आपको बताया था कि पौंडीचेरी जो भी राज्य है, पौंडीचेरी भारत में 4 जगह है, मैं आपको बता भी रहा था उस दिन। पौंडीचेरी कहने को तो यहाँ पर है पौंडीचेरी, जिसको आप केंद्र शासित प्रदेश समझते हैं, लेकिन यहाँ पर भी है कि यनम, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है कराईकल, करेकल, और यहाँ पर है माहे। यहाँ पर क्या है? माहे। ये 4 जगह मिलकर, माहे, कराईकल, पौंडीचेरी और यनम, ये 4 जगह मिलकर केंद्र शासित प्रदेश पौंडीचेरी बनता है। ठीक है। तो फ्रेंच क्या करते हैं? इस माहे नाम के बंदरगाह पर हमला करते हैं। सॉरी, अंग्रेज हमला करके फ्रेंच को जो है वहां से भगाते हैं। माहे से
फ्रेंच को भगा देते हैं। और चूंकि माहे मैसूर राज्य में पड़ता था तो हैदर अली को लगता है कि चूंकि माहे पर इन्होंने आक्रमण किया है तो मेरा लड़ना बहुत जरूरी है, और फ्रेंच इनके मित्र भी थे। तो माहे का बदला लेने के लिए दूसरा एंग्लो मैसूर वॉर होता है, और दूसरे एंग्लो मैसूर वॉर में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। पोर्टो नोवा का युद्ध होता है, और पोर्टो नोवा के युद्ध में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। हैदर अली की मृत्यु के बाद में संधि होती है और टीपू सुल्तान जो है राजा बनता है। तो दो एंग्लो मैसूर वॉर जो है वो टीपू सुल्तान के साथ में लड़े जाएंगे, और दो लड़े गए किसके साथ में, हैदर अली के साथ में। तो 4 एंग्लो मैसूर वॉर में हैदर अली और टीपू सुल्तान दोनों को हराकर ये पूरा साउथ का पोर्शन, मैसूर का पोर्शन भी अंग्रेज अपने साथ में हथिया लेंगे। तो कुछ डिटेल लिखी है, देख लीजिए। हैदर अली के द्वारा वाडेर राजवंश के अलग से अलग स्वतंत्र राजवंश की स्थापना की गई, ये मैंने बता दिया आपको। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर हुआ, ये मैंने बता दिया 1767 से 1769 में। देखिए 64 में बक्सर हुआ, 63 में फ्रेंच को हराया। ये फ्रेंच से थोड़ी घनिष्ठ मित्रता थी, तो ये सोचते थे कि इनको हरा दिया जाए, तो मराठों को साथ में लिया, निजाम को साथ में लिया, लेकिन मराठों और निजाम को हैदर अली ने अलग कर दिया और अंग्रेजों को हरा दिया। मद्रास की संधि की कि हम मित्र हैं, हम एक दूसरे का साथ देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बाद में सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर होता है। सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर किसके कारण होता है, माहे नाम के बंदरगाह के कारण होता है, जिस पर अंग्रेजों हमला करते और फ्रेंच को भगा देते। तो माहे किसकी टेरिटरी में आता था, माहे जो है वो आता था हैदर अली के राज्य में। तो हैदर अली बदला लेने के लिए अंग्रेजों पर हमला करते हैं, लेकिन पोर्टो नोवा के युद्ध में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। मंगलोर की संधि से युद्ध का खात्मा होता है, लेकिन यहाँ पर चूंकि हैदर अली की मृत्यु हो गई तो अब कौन आएगा, टीपू सुल्तान आएगा। तो टीपू सुल्तान के साथ में थर्ड और फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर होता है। थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर तो इसलिए होता है कि टीपू सुल्तान अपने पड़ोसी राज्य ट्रावनकोर पर हमला करता है। जब टीपू ट्रावनकोर पर हमला करता है तो ट्रावनकोर उस समय अंग्रेजों का सहायक राज्य था। टीपू जो है ट्रावनकोर पर हमला करता है, और ट्रावनकोर पर हमला करने के कारण अंग्रेज इस युद्ध में कूद जाते हैं, और अंग्रेज इस युद्ध में कूदते हैं और टीपू को बुरी तरीके से हरा देते हैं। टीपू को बुरी तरीके से हराने के बाद में श्रीरंगपट्टम की संधि करते हैं। श्रीरंगपट्टम की संधि के अनुसार टीपू को अपना आधा राज्य करीब करीब अंग्रेजों को देना पड़ता है, और पैसा नहीं होता है तो वो क्या सोचता है कि मेरे 2 बेटों को ले जाओ आप, 2 बेटों मेरे लिए जमानत के तौर पर रहेंगे आपके पास में। ये टीपू सुल्तान की हालत होती है, और अंतिम रूप से चौथे एंग्लो मराठा वॉर में टीपू सुल्तान को हरा देते हैं। टीपू सुल्तान श्रीरंगपट्टम में युद्ध करते करते वीर गति को प्राप्त होता है 1799 में। चौथा एंग्लो मैसूर वॉर इसलिए युद्ध शुरू होता है क्योंकि टीपू सुल्तान, ये क्वेश्चन आया हुआ है एसएससी रेलवे में, ध्यान रखिएगा। टीपू सुल्तान एक फ्रेंच में क्लब था, जैकोबिन क्लब, तो जैकोबिन क्लब का मेंबर बनता है। ये जैकोबिन क्लब अंग्रेजों के खिलाफ था, तो जैकोबिन क्लब का मेंबर बन जाता है टीपू सुल्तान। दूसरा, वो श्रीरंगपट्टम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाता है ना, ट्री ऑफ इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता। स्वतंत्रता ये कहां से आ रहे हैं वर्ड, स्वतंत्रता का वृक्ष, स्वतंत्रता का वृक्ष लगाता है श्रीरंगपट्टम में। आपको पता होगा इसी समय यूएसए आजाद हुआ था। आप अब देखिए ये सारी चीजें अगर आप वर्ल्ड हिस्ट्री से कनेक्ट करें तो यूएसए की आजादी 1774 ईस्वी है ना, 1774 में यूएसए आजाद हुआ। जब यूएसए आजाद हुआ तो वहां से कई सारे अंग्रेज फ्रांस में आए, और फ्रांस में भी क्रांति होगी, नेपोलियन का शासन आएगा। तो वो उस समय स्वतंत्रता, समानता, न्याय, इनकी बातें कर रहे थे। स्वतंत्रता, समानता, न्याय की जो बातें कर रहे थे वही बातें जैकोबिन क्लब करता था, और फ्रेंच के जैकोबिन क्लब से टीपू सुल्तान के संबंध थे, तो वही बातें कौन करता था, टीपू सुल्तान करता था। तो स्वतंत्रता के वृक्ष को लगाना, जैकोबिन क्लब की मेंबरशिप लेना के कारण अंग्रेजों ने बोला कि टीपू सुल्तान हमारे खिलाफ साजिश कर रहा है, और चौथा एंग्लो मैसूर वॉर होता है जिसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। तो एक बड़ा राज्य यानी मैसूर राज्य भी किसने हथिया लिया, अंग्रेजों ने हथिया लिया। अगर मराठे और मैसूर एक हो जाते, निजाम एक हो जाता, तो कभी भी अंग्रेज ऐसा नहीं कर पाते थे। लेकिन अंग्रेज ने क्या किया, धीरे 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 चीजों को निपटाते गए और काम करते गए। अब 2 ही ताकतें बची है, केवल मराठा और सिख। मराठे और सिख जो है अंग्रेजों को रोक सकते हैं, लेकिन वो रोक नहीं पाएंगे। इतिहास तो गवाह है ही आपका इस बात का। मैं भी आपको कहानी सुना देता हूं। तो देखिए, मराठा की अगर हम बात करें, मैसूर के बाद में मराठा और सिख बचे। तो मराठाओं की अगर हम बात करें, ये पूरा चैप्टर हम ब्रिटिश सुप्रीमेसी का पढ़ रहे हैं। ब्रिटिश सुप्रीमेसी का मतलब ये कि किस तरीके से फ्रेंच को हराया, मुगलों को हराया, अवध को हराया, बंगाल को हराया, हैदराबाद को हराया, मैसूर को हराया, मराठों को हराया, सिख को हराया। ये सारे ब्रिटिश सुप्रीमेसी के पार्ट हैं। किस तरीके से अंग्रेजों ने भारत में अपनी सर्वश्रेष्ठता साबित की। तो मराठों की अगर हम बात करें तो मराठाओं का जिक्र आते ही सबसे पहले शिवाजी का नाम आता है। तो हम शुरुआत से शुरू करेंगे ताकि आपको थोड़ी कहानी भी पता लग जाए। शिवाजी 1627 ईस्वी में जन्मे थे। उससे पहले मराठा साम्राज्य टाइप का कोई नाम, कोई जगह, कुछ नहीं था। शिवाजी के पिताजी जो थे वो बीजापुर की सेना में काम करते थे। उनके 2 पत्नियां थी और शिवाजी की माता का नाम था जीजाबाई। शिवाजी बड़े साहसी व्यक्ति थे शुरुआत से।
और वहाँ के जो टेरेन है, टेरेन का मतलब है कि वहाँ की जो पृष्ठभूमि है, जो जोग्राफिकल कंडीशन है, भौगोलिक स्थिति है, पहाड़ इस तरीके से, वहाँ पर दक्कन में इसी तरीके से ऊंचाइयाँ हैं, घाटियाँ हैं, वहाँ के वातावरण से बड़े अच्छे तरीके से परिचित थे। तो शुरुआत में ही शिवाजी जो है इस तरीके का काम करने लग जाते हैं, किलों को जीतना, किलों पर अधिकार कर लेना, रिश्वत दे के, हमला करके, अपने दोस्तों के साथ, अपने थोड़ी छोटी मोटी सेना के साथ में करके शिवाजी जो है काम करते हैं। और शिवाजी हिंदुत्व का झंडा बुलंद करते हैं, हिंदुत्व की दुहाई देते हैं कि हिंदुत्व खतरे में है, जो अभी शिवसेना और वगैरह उन्हीं के पूर्वज मानते हैं खुद को। लेकिन उनकी सेना में मुस्लिम भी थे, हिंदू भी थे, लेकिन वो एक्चुअली ये सोचते थे कि जो भारत का है, उनका स्वराज का मतलब जो भारत का है, वो विदेशियों को बाहर भगाए। तो अंग्रेजों के खिलाफ भी वो लड़ते हैं और औरंगजेब के खिलाफ भी वो लड़ते हैं, क्योंकि वो कट्टर मुस्लिम था। तो शिवाजी शुरुआत से ये चीज़ें करते हैं और शिवाजी के कई सारे किस्से फेमस है, जैसे अफजल खां का वध कर देना, इस तरीके से मुगलों को परेशान करना, आपका जो है वो गुरिल्ला वॉर टैक्टिक जो है शिवाजी युद्ध करते हैं। मुगलों की उस समय सूरत में बड़ा बंदरगाह हुआ करता था मुगलों का, सूरत को लूट लेते हैं वो कई बार। तो इस तरीके से वो ये करते हैं। तो शिवाजी के समय ही मराठों में चीज़ें आती है और मराठों में एकता स्थापित होती है। लेकिन शिवाजी की मृत्यु हो जाती है 1780 ईस्वी में। तो शिवाजी की मृत्यु के बाद में उनके जो उत्तराधिकारी होते हैं वो तो योग्य नहीं होते, लेकिन धीरे धीरे जब पेशवाओं का शासन आता है, पेशवाओं का मतलब होता है प्रधानमंत्री, तो शिवाजी के पुत्रों के द्वारा, उत्तराधिकारियों के द्वारा जब पेशवा बनाए जाते हैं, तो उसमें बालाजी विश्वनाथ, बालाजी बाजीराव, है ना, इस तरीके से पेशवा आते हैं, बाजीराव। तो वो पेशवा जो है मराठा सत्ता को अच्छे से स्थापित करते हैं। और 1761 तक तो पेशवा जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उस समय बालाजी बाजीराव पेशवा थे और बालाजी बाजीराव पेशवा ने इस राज्य को बहुत ही ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया था। लेकिन 1761 की लड़ाई, बार बार आपको बताता हूं मैं, पानीपत का थर्ड बैटल, पानीपत की लड़ाई, पानीपत की तीसरी लड़ाई में पेशवा के भाई सदाशिवराव भाऊ, उनके बेटे विश्वासराव की मृत्यु हो जाती है। इसी सदमे में बालाजी बाजीराव की मृत्यु हो जाती है और बाद के पेशवा बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं होते, एक दो को छोड़कर, और पेशवा ही आपस में लड़ने लग जाते हैं। इसी का फायदा उठाते हैं अंग्रेज और पेशवाओं से संधि करते हैं, किसी को अपने अकॉर्डिंग गद्दी पर बिठाते हैं और यही झगड़े चलते हैं, जिसमें मराठाओं की हार होती है। अंत में मराठाओं की हार का एक बड़ा रीज़न ये था कि मराठा पेशवा जब तक स्ट्रांग थे तब तक तो सारे मराठा एक थे, लेकिन बाद में क्या होता है, सिंधिया जो है ग्वालियर, ये होलकर इंदौर, तो सिंधिया होलकर ये सामंत होते हैं इनके अलग अलग, तो ये अपना ही अलग अलग राग गाते हैं, है ना। पानीपत के तीसरे युद्ध में भी अगर होलकर और सिंधिया ने अच्छे से, महाजी सिंधिया ने अच्छे से मदद की होती तो ये जीत जाते, लेकिन ये जो है नेतृत्व खुद करना चाहते थे। तो सिंधिया, होलकर, इधर गायकवाड़, है ना, गायकवाड़ और इधर जो है आपका भोंसले, ये जो है ये सारे सरदार थे। भोंसले में इसलिए यहाँ पर लिख रहा हूँ क्योंकि नागपुर में भोंसले, गुजरात में गायकवाड़, इंदौर में होलकर और ग्वालियर में सिंधिया, ये अलग अलग जगह स्ट्रांग होते हैं, अलग अलग जगह जो है इनका प्रभुत्व होता है और अलग अलग जगह प्रभुत्व होने के कारण ये बिखर जाते हैं। और पुणे में तो पेशवा का पुणे में कौन होते हैं, पेशवा, पुणे में पेशवा, भोसले नागपुर, गायकवाड़ गुजरात, होलकर इंदौर, सिंधिया ग्वालियर, ये अलग अलग जगह पर अपने अपने सामंत स्थापित होते हैं और बड़े बड़े सामंत हो जाते हैं और ये आपस में एकजुटता के साथ में नहीं लड़ते हैं, इसलिए अंग्रेज भी मराठाओं के सामंतों को अलग अलग करके हरा देते हैं और अलग अलग करके हराने पर मराठा साम्राज्य पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। तो अब इसमें कहानी तो आपको जनरल मैंने ओवरव्यू दे दिया, फैक्चुअल चीज़ें क्या है, शिवाजी के बारे में क्या है, दूसरों के बारे में क्या है, वो मैं लिख के लेके आया हूँ, तो वो बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले शिवाजी से शुरू कर रहे हैं, मराठा साम्राज्य की। जन्म इनका शिवनेर दुर्ग में हुआ है, कई बार क्वेश्चन आया है, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। माता जीजाबाई, शाहजी भोसले, साईबा निम्बालकर और सोयराबाई, 2 पत्नियां थी इनकी। इन 2 पत्नियों को याद रखिएगा क्योंकि इन 2 पत्नियों से 2 पुत्र होंगे और 2 पुत्रों में ही संघर्ष चलेगा बाद में, और इस संघर्ष के कारण ही एक पुत्र जो है पेशवा का साथ देगा, पेशवा को नियुक्त करेगा और पेशवा का साथ लेगा, मदद लेगा, और उस मदद के बदले में पेशवा धीरे धीरे पावरफुल होते जाएंगे। इसके गुरु समर्थ रामदास थे और संरक्षक थे दादा कोंडदेव। ध्यान रखिएगा, ये दादा नहीं थे इनके। कई सारे इतिहास के पढ़ाने वाले टीचर क्या बोलते हैं कि उनके दादाजी उनके संरक्षक थे, इनका नाम ही दादा कोंडदेव था। तो कोंडदेव जो इनके संरक्षक थे, कोंडदेव ने बड़ा ही इनको कंट्रोल करके रखा था, लेकिन कोंडदेव की मृत्यु के बाद में शिवाजी खुले शेर हो जाते हैं और आसपास के किलों को जीतते हैं और अपना विजय अभियान चालू कर देते हैं। 1645 में इन्होंने कोंडाना, आपने अगर मूवी देखी होगी
कौन सी मूवी देखी होगी अजय देवगन की जो आई थी अभी तानाजी, उसमें कोंडाना फोर्ट बताया जाता है। तो कोंडाना पे शिवाजी अधिकार करते हैं 1645 में, तोरना फोर्ट पर अधिकार कर लेते। देखिए उम्र कितनी है इनकी, 1627 में तो इनका जन्म हुआ है, 1627 में तो इनका जन्म हुआ है, 1627 1645, बस इतनी सी 18 साल की उम्र में ये जो है चीजें जीतने लग जाते हैं। लेकिन इनके जो अभियान है उसमें सबसे बड़ा महत्वपूर्ण टर्निंग पॉइंट आता है अफजल खां का। ये बीजापुर का होता है। ये कहाँ का होता है? बीजापुर। बीजापुर मैंने बताया, बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर, ये बहमनी साम्राज्य के पार्ट थे, कई बार बता चुका हूँ। तो बीजापुर के किलों पर भी अधिकार करते रहते। तो बीजापुर जो है अफजल खां को भेजता है कि आप शिवाजी को सबक सिखा के आओ। और अफजल खां जो रहता है वो 6-7 फीट का लंबा व्यक्ति, शिवाजी 5.5-6 फीट के व्यक्ति, बहुत छोटे व्यक्ति है ना। तो ये अफजल खां सोचता है कि मैं, जब वो पास में आएगा, संधि करने के लिए बुलाते हैं शिवाजी, और संधि करने के लिए बुलाते हैं, जैसे हम गले मिलेंगे तो उसको दबा के मार दूंगा मैं, है ना। शिवाजी को ये बात का पता लग जाता है। शिवाजी को जब इस बात का पता लगता है कि अफजल खां उनके धोखे से हत्या करना चाह रहा है, तो शिवाजी भी अपनी पूरी तैयारी करके जाते हैं और अफजल खां से वो उसकी चाल के अकॉर्डिंग ही मिलने जाते हैं कि जैसे मुझे तो कुछ पता ही नहीं। अपने साथ में 2 लोगों को लेके जाते हैं, 2 लोग अफजल खां की तरफ से भी होते हैं। अफजल खां बोलता है कि आओ शिवाजी गले मिलो। शिवाजी गले मिलते हैं। जैसे अफजल खान को दबाने की कोशिश करता है, शिवाजी क्या करते हैं, अपने यहाँ उंगलियों में एक अस्त्र पहन के जाते हैं जिसको बोलते हैं बगनखा। क्या बोलते हैं? बगनखा। ये भी जो है क्वेश्चन आया हुआ है एसएससी रेलवे में कि अब शिवाजी ने किस हथियार से इनकी हत्या की थी। जैसे उक्का नाम का अस्त्र होता है जिससे शेरशाह सूरी की मृत्यु होती है चलाते समय, उक्का मैंने बताया था उसका भी। बगनक ये क्या होता है, ये यहाँ पे पहनते हैं, वो अपने जो कपड़ों का बाँह होती है उसमें छुपा लेते हैं। जैसे उसको गले मिलते हैं तो उससे वार करते हैं और बाद में अपनी कटार निकाल के पैर में से उसी समय उसका जो है शरीर चीर देते हैं। अफजल खां की उसी समय हत्या कर देते हैं और बाकी जो उसके साथ 2 लोग आए थे, वो 2 लोग जो शिवाजी के साथ में जो 2 लोग थे उनसे निपट लेते हैं। तो ये खबर आंख की तरफ फैल जाती है कि अफजल खां जैसे सरदार को, बड़े व्यक्ति को शिवाजी ने अकेले मार दिया। तो ये शिवाजी की जो है बड़ी उपलब्धि होती है उस समय और शिवाजी का वीरता के गुणगान होने लगते हैं। फिर बाद में शाइस्ता खान नाम का एक व्यक्ति रहता है जो मुगल सेनापति रहता है। इसको औरंगजेब भेजता है कि भाई साहब आप जाओ दक्कन में, शिवाजी बहुत नुकसान करते हैं, किलों पर अधिकार कर लिया, 20-22 किले हो गए उनके पास में, क्या कर रहे हो, जाओ। तो ये आके सब पुणे की घेराबंदी कर लेते हैं, बड़ी फौज लेके आते हैं और बाहर कर देते हैं सबको। पुणे से शिवाजी भी भाग जाते हैं, बाहर चले जाते हैं। शिवाजी हमेशा ऐसे व्यक्ति थे जो सही समय पर, सही टाइम पे सही डिसीजन लेते थे। तो शाइस्ता खान ने इतना सारा किया, इन्होंने सोचा कि शाइस्ता खान को भी मजा चखाते हैं। ये क्या करते हैं, एक बारातियों के बेस में पुणे में एंटर होते हैं और रात के समय जब शाइस्ता खान सो रहा होता है तो रात के समय 15-20 लोग आके उसके कैंप पर सीधा हमला बोल देते हैं। ऐसा कोई सोच नहीं सकता था कि इतने बड़े सेना के कैंप पर शिवाजी हमला करेंगे, और फुर्ती से हमला करके 5 मिनट में भाग जाते हैं। इसी बीच बचाव में शाइस्ता खान जब बीच बचाव करता है हमले में तो उसकी उंगलियां कट जाती है सारी। तो शाइस्ता खान की उंगलियां काट देते हैं शिवाजी और एक बेटे को भी मार के चले जाते हैं। तो भाग जाते हैं, वो कौन पकड़ेगा, कहाँ पकड़ेगा, उनको जंगलों में जाके छुप जाते थे, इसलिए औरंगजेब उनको चूहा बोलता था। तो शाइस्ता खान की उंगलियां काट दी, सेना मुगल सेनापति था, तो ये भी एक बड़ा था। फिर बाद में क्या करते हैं, सूरत को लूटते हैं। सूरत जो है मुगलों के द्वारा स्थापित सिटी थी या मुगलों के द्वारा उनका आधिपत्य था, वहां पर उनसे बहुत रेवेन्यू आता था, टैक्स आता था, सूरत को लूट लेते हैं। अब क्या था, औरंगजेब के लिए बड़ी खतरनाक चीज थी ये कि किस तरीके से शिवाजी से निपटा जाए। तो मैं देखिए वापस औरंगजेब के पास में चला गया हूँ, मैं ये कहानी आपको सुनाता जा रहा हूँ, आप सारी चीजों को लिंक करते रहिएगा। तो औरंगजेब भेजता है जय सिंह को, मिर्जा राजा जय सिंह होते हैं आमेर के शासक, उनको भेजता है कि आप जाकर कुछ करिए, है ना। तो ये उस समय जाकर शिवाजी से एक संधि करते हैं, पुरंदर की संधि, क्योंकि ये शिवाजी को एक तरीके से पकड़ लेते हैं, दबोच लेते हैं वहां पर और चारों तरफ से शिवाजी को घेर लेते हैं। शिवाजी संधि करते हैं, 23 किलो में से 12 किले जो है मुगलों को दे देते हैं, 11 किले अपने पास में रखते हैं, ये मैंने बताया भी था। पुरंदर की संधि करते हैं जिसमें 4 लाख खून जो है शिवाजी को अंग्रेजों को देने होते हैं। अपने बेटे संभाजी को भी वहां भेज देते हैं मुगल दरबार में। लेकिन बाद में मुगल दरबार में शिवाजी जब जाते हैं बाद में, तो उनको लगता है कि उनका अपमान हुआ है, उनको 5000 का मनसब दिया जाता है, दूसरे सरदारों की तरह ट्रीट किया जाता है। शिवाजी स्वाभिमानी व्यक्ति थे, वो मानते नहीं है और वहां से छुपकर भाग कर जो है वो आ जाते हैं, क्योंकि औरंगजेब को ये अपमानित करते हैं और औरंगजेब इनको कैद कर लेता है। औरंगजेब सोच ही रहा होता है कि क्या किया जाए, शिवाजी को मारा जाए कि छोड़ा जाए, जितने तो शिवाजी भाग जाते, तुरंत निर्णय लेते थे शिवाजी। भाग गए साहब, भाग गए और फिर बाद में फिर आकर सूरत को लूटते हैं, दूसरी बार सूरत को लूटते हैं। सूरत को लूटने से इनको बहुत पैसा मिलता था, शिवाजी लूट मार बहुत करते थे। 1674 में चूंकि ये राजा नहीं थे, मराठा साम्राज्य नहीं था, तो 1674 में काशी के बहुत विद्वान पंडित थे गंगा भट्ट।
विद्वान पंडित गंगा भट्ट से राज्याभिषेक कराते और छत्रपति की उपाधि लेते हैं। छत्रपति शिवाजी इसलिए हम बोलते हैं, छत्रपति टर्मिनल भी है वहां पर, तो छत्रपति की उपाधि लेते हैं। तो छत्रपति की उपाधि लेकर राजा बन जाते हैं। अब ये भी जो क्या करते हैं, ये भी मुगलों की तरह राजा हो गए, राजपाट हो गया इनका, और जो बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर है उनके साथ में भी बराबर में आ गए, राजा बन गए। तो इसीलिए काशी से पंडित बुलाते हैं विद्वान, गंगा भट्ट। 1680 में लेकिन इनकी डेथ हो जाती है, तो बहुत टाइम में रह नहीं पाते। अब साम्राज्य तो इन्होंने थोड़ा बहुत कर ही लिया था, फैला ही दिया था। अब जब साम्राज्य कर लेंगे तो क्या चीजें होगी वो आगे देखते हैं। शिवाजी के बाद में मैंने बोला था कि उनकी दो पत्नियां होती है, साईबाई और सोयराबाई। साईबाई और सोयराबाई से दो बेटे होते हैं, एक संभाजी और एक राजा राम। संभाजी और राजा राम में ये होता है कि राजा कौन बने, तो चूंकि बड़ा बेटा संभाजी होता है तो संभाजी राजा बन जाता है। लेकिन संभाजी जो है उतने योग्य नहीं थे, एक तो दूसरा संभाजी जो है एक गलती कर देते हैं, औरंगजेब के बेटे अकबर को शरण देते हैं जोधपुर के दुर्गादास के कहने पर। अकबर को शरण देने के बाद में अकबर विद्रोह करता है औरंगजेब के खिलाफ, तो अकबर को शरण देते हैं। इसी कारण जो है बाद में संभाजी की हत्या मुगलों के द्वारा कर दी जाती है। जब मुगलों के द्वारा संभाजी की हत्या कर दी जाती है तो उनके बेटे और उनकी पत्नी को, ये जो देखिए संभाजी 1680 से 89 तक शासन करते हैं। उनका बेटा शाहू, पत्नी येशुबाई, इन दोनों को गिरफ्तार कर लेते हैं अंग्रेज, कैद कर लेते हैं। इन दोनों को कैद कर लिया, किसने? मुगलों ने कैद कर लिया, कैद कर लिया मुगलों के द्वारा। अब आप देखिए, अगर मुगलों ने इनको कैद कर लिया तो दूसरे बेटे के लिए चांस आ गया। दूसरे बेटा कौन? राजा राम। तो राजा राम जो है वो राजा बनता है। तो 89 से 1700 तक ये सारा लिख के लेके आए, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, याद करिए, नोट्स पढ़िए और मस्त रहिए। राजा राम 1700 तक राज करता है, लेकिन उसकी भी मृत्यु हो जाती है। उसकी मृत्यु हो जाती है तो अब राजा कौन बने? ये तो कैद में, मुगलों की कैद में। अब ये मुगलों की कैद में है तो ताराबाई जो है अपने बेटे को शासक बनाती है। 1700 से लगाकर 1707 तक शिवाजी सेकंड जो है राजा बनता है। 1707 तक, 1707 तक क्यों? क्योंकि मैंने बताया था आपको कि 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होती है। औरंगजेब ने उनको कैद कर रखा था, और औरंगजेब की मृत्यु के बाद में उसका शासक कौन बना? बहादुर शाह। तो लेटर मुगल मैंने आपको पढ़ा दिए, बहादुर शाह फर्स्ट। बहादुर शाह सोचता है कि क्यों ना मैं जो है मारवाड़ में राजपूतों से समझौता कर लूं, सिखों से समझौता कर लूं, मराठों से समझौता कर लूं, कुछ ऐसी चालें चलूं कि ये आपस में लड़े। तो वो अजीत सिंह को मान्यता भी देता है ना, इस तरीके से वो काम करता है, सिखों से भी समझौता कर लेता है। औरंगजेब की मृत्यु के बाद में सिख गुरु जो अंतिम गुरु हुए थे, सिख गुरु कौन हुए थे अंतिम? गुरु गोविंद सिंह को समझौता करने के लिए बुलाता है, लेकिन वो तो बदकिस्मती से गुरु गोविंद सिंह के रास्ते में ही अफगानों के द्वारा हत्या कर दी जाती है। तो सिखों से समझौता करने की कोशिश करता है, मुगलों से, राजपूतों से करता है। और यहाँ पर भी वो क्या सोचता है कि इनको क्यों कैद किया जाए भाई, इनको छोड़ दो। उसके पीछे दो मकसद थे, एक तो मराठों के राजाओं को छोड़ देते हैं, दूसरा मराठों में अभी राजा है शिवाजी और उनकी माताजी ताराबाई। तो ताराबाई है, इनको छोड़ेंगे तो ये आपस में लड़ेंगे तो मेरा भी फायदा हो जाएगा। तो बहादुर शाह शाहू को कैद से छोड़ देता है, शाहू को कैद से छोड़ता है। अब राजा तो है ये शिवाजी और ताराबाई, लेकिन ये क्या करता है, इसका जो ये शाहू है ये बालाजी विश्वनाथ नाम के व्यक्ति का सहारा लेता है। बालाजी विश्वनाथ के व्यक्ति का सहारा लेकर एक युद्ध होता है, और उस युद्ध में बालाजी विश्वनाथ और शाहू जो है शिवाजी को और ताराबाई को हरा देते हैं। अब ताराबाई और शिवाजी को हरा देते हैं, क्योंकि एक ही परिवार के लोग थे तो एक दूसरे को मारते नहीं है। ताराबाई चली जाती है कोल्हापुर में अपना जो है छोटा सा राजपाट स्थापित कर लेती है और अपने बेटे को वहां पर राजा बना देती है। और यहाँ पर शाहू जो है सतारा में शासन करता है। तो मेन राजा कौन बन गया? सतारा में शासन करते हैं। और इन्होंने पेशवा किसको बना दिया? बालाजी विश्वनाथ को पेशवा बना दिया। अब बालाजी विश्वनाथ और शाहू जो है शासन करेंगे, तो 1713 से लगाकर 1720 तक बालाजी विश्वनाथ इनके राजपाट को स्टेबल कर देंगे। पहले पेशवा थे जिसको इन्होंने नियुक्त किया था, पहले नहीं थे, वैसे छठे नंबर के थे, लेकिन पहले पेशवा जो है वो दूसरे थे। बालाजी विश्वनाथ को साहू ने नियुक्त किया, इन्होंने इनकी मदद की, और 1720 से 1713 से 1707 तक शाहू का राज्यपाट जो है एकदम स्थायी रूप से कड़ा कर देंगे। तो मराठा राज्य अब किसके हाथ में आ गया? शाहू के हाथ में आ गया। शिवाजी दीदी और ताराबाई जो है वो चली गई कोल्हापुर, तो वहां एक छोटा सा उन्होंने अपना जागीरदारी बना ली। अब आप देखिए, ये तो हुआ इनका उत्तराधिकार का युद्ध। अब दो चीजें लिख कर लेके आया हूं, फिर मैं आपको पेशवा के बारे में यहीं से कंटिन्यू करूंगा, बालाजी विश्वनाथ से। इसी के बाद में बाजीराव आएगा, बाजीराव मस्तानी वाला बाजीराव, तो वो मराठाओं का साम्राज्य बहुत फैला देगा। तो अभी हम बात कर रहे हैं कि चौथ वसूलते थे, सरदेश मुखी वसूलते थे। ये दो कर थे, इनका जिक्र कई बार एग्जाम में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट टैक्सेस थे ये। चौथ क्यों वसूलते थे?
मराठा सरदार चोत इसलिए वसूलते थे कि हम आप पे आक्रमण नहीं करेंगे, आप अपने आप ही कर दे दो, हम आक्रमण करेंगे, आप पे राज करेंगे, कर वसूलेंगे, इससे बेहतर है कि आप जो है हमें 25% ही दे दो, 25%। 25% का मतलब 1/4, इसलिए इसको बोलते हैं चौथ। चौथ का मतलब एक चौथाई, एक चौथाई यानी 25%। तो हम हमें पहले ही कर दे दो, हम आपके राज्य पर हमला नहीं करेंगे, इवन अगर आपके राज्य पर कोई हमला करेगा तो हम आपको क्या करेंगे, सुरक्षित भी करेंगे। यही काम उन्होंने मुगलों के साथ में किया, यही काम उन्होंने बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर, इन सब राजाओं के आसपास जो उनके आधिपत्य में थे उनके साथ किया उन्होंने। तो चौथ वसूलते थे, और इसी कारण, इसी चौथ के कारण विदेशी आक्रमण जब होता है मुगलों के ऊपर, अहमद शाह अब्दाली का 1761 में पानीपत का युद्ध, तब वो उनकी रक्षा करने जाते हैं। सरदेशमुखी, सरदेशमुखी के देशमुख कौन व्यक्ति होते थे? देशमुख वो व्यक्ति होते थे जो रेवेन्यू वसूल करते थे आसपास के इलाकों से। अब चूंकि शिवाजी का परिवार था और शिवाजी अपने आप को इन देशमुखों का सबसे बड़ा राजा मानते थे कि भाई आप टैक्स वसूल करते हो, लेकिन मैं जो है हेड हूं मैं आपका, तो आप जो टैक्स वसूल करते हो उसका 1/10 मुझे दे दो, आप 10% मुझे दोगे। आप 10% इसलिए दोगे क्योंकि आप ये मानते हो कि इस क्षेत्र में सबसे बड़ा राजा मैं हूं, अगर मान्यता देते हो तो मुझे कर दो, नहीं देते तो लड़ लो मेरे से। तो सरदेशमुखी और चौथ के नाम पर मराठा बहुत लूट करते थे, और ये इनका नेगेटिव पॉइंट भी था, इसीलिए कई सारे राजाओं ने इनका साथ नहीं दिया। तो चौथ और सरदेशमुखी ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में सिर्फ इतना सा क्वेश्चन आता है कितना था, तो सरदेशमुखी 1/10 था, चौथ 1/4 था, ये दोनों ये करते थे। अब हम बात करते हैं पेशवाओं की। पेशवा क्या था? पेशवा जो था शिवाजी के द्वारा एक मंत्रियों का समूह बनाया गया था, 8 मंत्रियों का एक समूह। उस 8 मंत्रियों के समूह में जो सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति था उसको हम बोलते थे पेशवा। उसको समिति को बोला जाता था अष्ट प्रधान समिति। तो इस अष्ट प्रधान समिति का सबसे बड़ा नायक होता था पेशवा। पेशवा ब्राह्मण फैमिली से होते थे। पहले शिवाजी के टाइम पर पेशवा होते थे देशस्थ ब्राह्मण। कौन से ब्राह्मण? देशस्थ ब्राह्मण। बाद में भट्ट फैमिली के ब्राह्मण आ गए, तो ये जो थे भट्ट फैमिली के ब्राह्मण थे। पहले पेशवा का पद योग्यता के आधार पर होता था, बाद में ये पद जो वंशानुगत हो गया, पेशवा का बेटा ही पेशवा बनेगा, इस तरीके से हो गया। तो भट्ट ब्राह्मण जब से पेशवा बने तो वंशानुगत भी हो गया। पहले जो है देशस्थ ब्राह्मण थे, शिवाजी के टाइम से पेशवा होते थे, और अष्ट प्रधान समिति के वो प्रमुख होते थे। अष्ट प्रधान समिति में कौन कौन लोग होते थे, कौन कौन क्या क्या काम करते थे? एक तरीके से ये कैबिनेट मिनिस्टर होते थे, 8 लोग। तो ये अष्ट प्रधान समिति का मैंने लिखा है। पेशवा प्रधानमंत्री होता था, आमात्य फाइनेंस मिनिस्टर होता था, वित्त मंत्री होता था, इसको बोलते हैं आमात्य, है ना। और वाक्यानवीस, वाक्यानवीस क्या? होम मिनिस्टर होता था वाक्यानवीस। तो ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है आपके। सुमंत, सुमंत कौन होता था? फॉरेन मिनिस्टर होता था। सुरनवीस, सुरनवीस या चिटनीस बोल दीजिए, सुरनवीस या चिटनीस, ये क्या होता था? करेस्पोंडेंस, करेस्पोंडेंस का मतलब पत्राचार, पत्राचार विभाग का प्रमुख होता था। और सेनापति तो आप जानते हैं आर्मी वाला। न्यायाधीश आप जानते हैं चीफ जस्टिस होता था। सीजीआई का मतलब मुख्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश मैंने ऐसे लिख दिया, ध्यान रहे आपको। तो मुख्य न्यायकर्ता, मुख्य न्यायकर्ता था ये, है ना, मुख्य न्यायकर्ता। और पंडित राव, पंडित राव कौन होता था? रिलीजियस मैटर को देखेगा तो पंडित राव, न्यायाधीश, सेनापति, ये तो कभी पूछेंगे नहीं क्योंकि ये नाम से ही पता लग रहा क्या होते थे। लेकिन सुरनवीस, सुमंत, वाक्यानवीस, आमंत, ये चारों के बारे में पूछ सकते हैं क्योंकि पेशवा तो प्रधानमंत्री है ही। तो सबसे इंपॉर्टेंट है ये 4, इनको चारों को याद कर लेना, एग्जाम में आ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये अष्ट प्रधान या मंत्रियों का समूह जो था उसका हेड होता था पेशवा। अब पेशवा के बारे में मैंने बताया कि पेशवा जो थे वो देशस्थ ब्राह्मण होते थे, शिवाजी के टाइम से ही होते थे, बाद में भट्ट ब्राह्मण होने लग गए और पेशवा का पद वंशानुगत हो गया। तो पेशवा के बारे में देखिए, सबसे पहले पेशवा कौन थे उनके बारे में 1-2 मैंने लिखा है। ये अष्टप्रधान समिति का अध्यक्ष होता था। शिवाजी और संभाजी काल में देशस्थ ब्राह्मण होते थे, बाद में पेशवा कौन से हो गए? भट्ट ब्राह्मण हो गए। सबसे पहले जो पेशवा थे वो कौन थे? मोरोपंत पिंगले। मोरोपंत पिंगले शिवाजी के द्वारा नियुक्त किए गए पहले पेशवा थे और देशस्थ ब्राह्मण थे। बाद में भट्ट ब्राह्मण हो गए। तो भट्ट ब्राह्मण कौन हुए? बालाजी विश्वनाथ। ये मैंने आपको बताया 1713 से 1720 किसके समय? शाहू के समय। शाहू के समय अपना राजपाट स्थापित करते हैं और पेशवा ताकतवर हो जाते हैं। सबसे ताकतवर पेशवा होता है बाजीराव। ये मस्तानी वाला बाजीराव है। 1720 से 1740, केवल 20 साल में पेशवा जो है पूरे मराठा साम्राज्य को दिल्ली तक फैला देते हैं। और ये जो है क्या करते हैं, अपने आप को पेशवा मराठा साम्राज्य का कार्यकारी प्रमुख बना देते हैं, एग्जीक्यूटिव बना देते हैं कि भाई आप राजा हो, कोई बात नहीं। जैसे हमारे यहाँ पे कार्यकारी परिषद है, जैसे प्रधानमंत्री राज चलाते हैं, राष्ट्रपति बैठा रहता है, वैसे ही ये बोलते हैं कि राजा बैठा रहेगा, पेशवा काम करेगा सारा। तो ये कार्यकारी अधिक प्रधान घोषित करवा देते हैं पेशवा मराठा से, खुद को मराठा राजा साहू से। तो इस समय भी साहू होते हैं, इस समय भी जो है साहू ही होते हैं।
अब क्या हुआ, इसके बाद में इन्होंने ये पालखेड़ का ये युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ध्यान रखिएगा। पालखेड़ का जो युद्ध होता है वो निजाम के साथ में लड़ता है, तो निजाम उल मुल्क जो है वो 1928 में पालखेड़ में हार जाता है। तो आपने बाजीराव मस्तानी देखी कि तो उसमें भी जो है निजाम से ये जो है समझौता कर लेते हैं, हरा देते हैं उसको। तो ये जो बाजीराव थे ना, ये एक्चुअली सीधे युद्ध तो लड़े ही लड़े। इन्होंने क्या किया कि ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू वसूल हो, तो ज्यादा से ज्यादा मराठा साम्राज्य को आर्थिक रूप से इन्होंने फैलाया, आर्थिक रूप से सशक्त बना दिया। बाजीराव मस्तानी का किस्सा भी इसमें आता है, आपको पता है कि मस्तानी से शादी करते हैं, और मस्तानी से शादी करने के कारण उनके एक पुत्र होता है शमशेर सिंह। तो पानीपत के तीसरे युद्ध में शमशेर सिंह की भी मृत्यु होती है, ध्यान रखिएगा। अभी मैं परिवार के बारे में पूरा बता दूंगा। अब क्या हुआ, बाजीराव के बाद में क्या होता है, देखिए ये बाजीराव मैं इनका परिवार का थोड़ा बता रहा हूँ, आपको थोड़ा क्लियर हो जाए मराठाओं के बारे में। इसके भाई थे चीमाजी अप्पा। कौन भाई थे इनके? चीमाजी अप्पा इसके भाई थे, ठीक है। इस चीमाजी अप्पा का लड़का था सदाशिव भाव। तो आप देखिए कैसे मराठाओं की हानि होती है, सदाशिव भाव। और ये बाजीराव के पुत्र थे 3। एक तो था कौन, जो बाद में बालाजी बाजीराव, ये पेशवा बनेगा, बालाजी बाजीराव, ठीक है। एक इनका लड़का है रघुनाथ राव, उस मूवी में केवल इन्हीं को दिखाया गया है। एक लड़का है इनका मस्तानी से जो है शमशेर, ये 3 लड़के हैं। और ये बालाजी बाजीराव चूंकि पेशवा बनते हैं इनकी मृत्यु के बाद में, तो ये कब पेशवा बने? 1720 से 1740, तो ये रहा 1740 से ये पेशवा बनते हैं, 1740 से 1761 में इनकी मृत्यु हो जाती है। इसका बेटा कौन रहता है? विश्वास राव इनका बेटा कौन रहता है? ये इनका बेटा रहता है, 3 बेटे रहते हैं इनके, विश्वास राव और माधव राव, और बेटा रहता है इनका नारायण राव। देखिए ये बेटे। अब आप देखिए लड़ाई कैसे होगी, समझिए, ये पूरा परिवार मैंने बता दिया आपको। तो इनकी मृत्यु हो जाती है। इनकी मृत्यु के बाद में बड़ा बेटा पेशवा बनता है बालाजी बाजीराव जो पेशवा बनते हैं, और ये राजपाट अपना बहुत फैला देते हैं कई सारी चीजों में। और ये सदाशिव भाव जो है ये बहुत योग्य व्यक्ति होते हैं जो इनकी मदद करते हैं युद्धों को लड़ने में। अगर आपने पानीपत मूवी देखी है तो उसमें भी इनका जिक्र आता है। तो 1761 में क्या होता है, ये पानीपत का तीसरा युद्ध होता है। पानीपत का तीसरा युद्ध जो है सदाशिव भाव लड़ने के लिए जाते हैं, उनके साथ में विश्वास राव भी लड़ने के लिए जाते हैं, उनके साथ शमशेर सिंह भी लड़ने के लिए जाते हैं। ये सारे जो है पानीपत के युद्ध में, पानीपत के तीसरे युद्ध 1761 में मर जाते हैं। पानीपत के युद्ध में 1761 में सदाशिव भाव, विश्वास राव, शमशेर बहादुर, ये सारे की मृत्यु हो जाती है। और इन सब की मृत्यु होने पर पेशवा को भी हार्ट अटैक आ जाता है, सदमे में ये भी मारे जाते हैं। तो देखिए मराठाओं के जो बड़े बड़े लीडर थे वो सारे खत्म हो जाते हैं। इसलिए मैं बोलता हूं कि पानीपत की लड़ाई मराठों के लिए बहुत निर्णायक थी। अब पेशवा कौन बनता है? अब पेशवा बनता है माधव राव। तो माधव राव 1761 से 72 तक पेशवा बनता है साहब, 1761 से 72 तक पेशवा बनता है। और लेकिन ये जो है ना, रघुनाथ राव सोचता है कि भाई मेरा नंबर तो आया नहीं, मैं बड़ा हूं, मैं इसका चाचा हूं, मेरा नंबर आना चाहिए था। लेकिन मैंने क्या बताया, पेशवा का पद था वंशानुगत, यानी कि बेटा ही पेशवा बनेगा, पेशवा का बेटा ही आगे पेशवा बनेगा। तो माधव राव, लेकिन माधव राव की मृत्यु हो जाती है, माधव राव को टीबी हो जाती है साहब, मृत्यु हो गई। ये माधव राव 10 सालों में लेकिन वापस से पुनर्स्थापित कर देता है सत्ता। यही माधव राव होता है जिसके समय में महादजी सिंधिया शाह आलम जो इलाहाबाद में बैठा है, अंग्रेजों के गोद में बैठा है, उसको दिल्ली ले आते हैं और महाराजा को, बादशाह को दिल्ली लाकर मुगलों को अधिकार कर लेते हैं। यही वो माधव राव है। इसी के समय ये चीजें होती है, क्योंकि मराठा जो है मुगलों को अंग्रेजों की कैद से लाकर दिल्ली पर स्थापित कर देते हैं वापस। मैंने बताया भी था आपको कि शाह आलम को अंधा कर दिया जाता है। तो कब अंधा करते हैं? जब वो दिल्ली लाते हैं तब अंधा करते हैं। तो ये माधव राव लाता है। लेकिन माधव राव की जब मृत्यु हो जाती है 1772 में, तो उसका जो है छोटा बेटा नारायण राव, छोटा भाई नारायण राव शासन बनता है। अब रघुनाथ राव का सब्र जो है टूट जाता है। रघुनाथ राव सोचते हैं कि भाई यही बनते रहेंगे कि हम कब बनेंगे। तो रघुनाथ राव जो है इसकी हत्या कर देता है। रघुनाथ राव किसकी हत्या कर देता है? नारायण राव की हत्या कर देता है। और नारायण राव की हत्या कर देता है तो ये तो सिर्फ 72 से 73 तक ही रह पाता है, 1 साल। अब 73 में कौन बन गया? रघुनाथ राव पेशवा बन गया। रघुनाथ राव जो है पेशवा बन गया, लेकिन ये भी 1 साल रह पाता है। क्यों 1 साल रह पाता है? क्योंकि रघुनाथ राव जो है ये सोचता है कि अब मैं पेशवा हूं, लेकिन मराठा सरदार इसको मानते नहीं है। उस समय मराठों में एक समझदार व्यक्ति था जिसका नाम था नाना फडणवीस। मराठों का मैकियावली बोला जाता है। मराठों का मैकियावली किसको बोला जाता है? नाना फडणवीस को।
तो नाना फडणवीस जो थे वो ये बात मानते नहीं है और वो रघुनाथ राव को पेशवा स्वीकार नहीं करते हैं, दूसरे मराठा सरदार भी नहीं करते हैं, क्योंकि इसकी हत्या करके वो पेशवा बनता है। इसीलिए रघुनाथ राव अंग्रेजों की मदद लेता है और अंग्रेजों की मदद लेने के कारण अंग्रेजों और मराठों के बीच में पहला एंग्लो मराठा वॉर चालू होता है। तो पहला एंग्लो मराठा वॉर किसके कारण चालू हुआ? रघुनाथ राव के कारण चालू हुआ। तो रघुनाथ राव और अंग्रेज साथ में थे और ये मराठा सरदार साथ में थे। तो मराठा सरदार एक बार के लिए तो अंग्रेजों को हरा देते हैं, यानी कि विन विन सिचुएशन हो जाती है। और विन विन सिचुएशन में मराठे संधि कर लेते हैं अंग्रेजों से और रघुनाथ राव को पकड़ के कैद में डाल देते हैं। तो ये चला गया कैद में, ये कैद में चला गया, इसकी पत्नी कैद में चली गई, इसका बेटा कैद में चला गया। बेटा का जिक्र इसलिए बोल रहा हूं कि बेटा वापस आएगा, ध्यान रखिएगा। तो रघुनाथ राव कैद में चले गए भाई साहब। अब बचे कौन? नारायण राव। नारायण राव को तो उन्होंने मार दिया। तो नारायण राव की मृत्यु के बाद में एक बेटा होता है, उसको पोस्ट्यूमस कहते हैं। पोस्ट्यूमस का मतलब पिता की मृत्यु के बाद में पैदा होने वाला पुत्र, है ना। तो उसका नाम होता है सवाई माधव राव। सवाई माधव राव। तो सवाई माधव राव को ये राजा बनाने की सोचते हैं कि इसके मृत्यु के बाद में ही हुआ है, लेकिन है तो पेशवा की संतान, तो चलो इसको बना देते हैं। तो नाना फडणवीस बन जाते हैं इसके संरक्षक, इसको डाल देते हैं जेल में और सवाई माधव राव को, जो बहुत छोटा बच्चा होता है, उसको पेशवा बना देते हैं। अब यही चीजें चलती रहेगी, अब यही चीजें चलती रहेगी और बाद में देखिए क्या होगा। नाना फडणवीस की जब मृत्यु हो जाएगी तो ये सवाई माधव राव भी खुद आत्महत्या कर लेगा। तो फिर अब ये पेशवा और ये मराठा और ये सारे खत्म हो जाएंगे। पहले के बाद में दूसरा मराठा वॉर होगा और फिर तीसरा मराठा वॉर होगा अंग्रेजों के साथ में, और ये भी खत्म हो जाएंगे। तो अब आप देखिए कहाँ बाजीराव का सशक्त शासन और कहाँ ये आपस में फूट, यही चीजें जो है भारतीयों को ले डूबी है। क्लियर है? तो आपको मैं थोड़ी कहानी सुना दी है, आगे मैं फैक्ट्स बता देता हूँ। सबसे पहले ध्यान रखिएगा, सवाई माधव राव से इसकी बहुत अपेक्षाएं थी, नाना फडणवीस की। नाना फडणवीस बड़ा कूटनीतिज्ञ था, मैकियावेली इसलिए बोलते हैं इसको। तो नाना फडणवीस की बहुत इससे अपेक्षाएं थी, लेकिन ये उतना अच्छा कर नहीं पाता है। और जब माँ बाप बार बार बोलते हैं कि ये करो वो करो और आप कर नहीं पाते, तो क्या करते हैं, ये बिल्डिंग से कूद के आत्महत्या कर लेता है कि मैं इनकी अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरा हूँ। जब ये बिल्डिंग से कूद के आत्महत्या कर लेता तो पेशवा का तो वंश ही खत्म हो गया, क्योंकि ये तो 15-17 साल में आत्महत्या कर लेता है, शादी भी नहीं हुई है। तो फिर ये भाई साहब क्या करते हैं, इसको याद करते हैं, इसको याद करते हैं। तब तक ये कारागृह में पड़ा रहता है, कारागृह में इसकी मृत्यु हो जाती है और इसका एक बेटा होता है। इसका बेटा होता है बाजीराव सेकंड। क्या नाम होता है उसका? बाजीराव सेकंड। तो इस रघुनाथ राव के बेटे को समय का चक्र कैसे चलता है, सोचिए। जिस व्यक्ति को आपने जेल में डाला उसी के बेटे को आपको पेशवा बनाना पड़ रहा है। तो इसका एक बेटा होता है बाजीराव सेकंड। उस बाजीराव सेकंड को नाना फडणवीस जो है क्या बना देते हैं, पेशवा बनाते हैं और अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो व्यक्ति 15 साल से जेल में है, जिसकी शिक्षा नहीं हुई, दीक्षा नहीं हुई, कोई चीजें नहीं हुई, सोचिए वो किस तरीके से शासन कर पाएगा। तो बाजीराव सेकंड भी फेल हो जाता है और नाना फडणवीस की भी मृत्यु हो जाती है 1800 ईस्वी में। तो 1800 में नाना फडणवीस की भी मृत्यु हो जाती है। और एक अंग्रेज ने कहा है कि जब नाना फडणवीस की मृत्यु हुई तो सारी बौद्धिकता और सारी सोच विचार की क्षमता मराठाओं से चली गई, क्योंकि वो इतने समझदार व्यक्ति थे उनकी मृत्यु के बाद में। तो ये कुछ कहानी है, कुछ पात्र है जो मैंने आपको बता दिए हैं। तो अभी पेशवा कौन है? नाना फडणवीस ने किसको बना दिया है? बाजीराव सेकंड को। किसको? बाजीराव सेकंड को। बाजीराव सेकंड किसका पुत्र है? रघुनाथ राव का। तो बाजीराव सेकंड को पेशवा बनाते हैं और अंत में अंग्रेज बाजीराव सेकंड से समझौता कर लेते हैं, उसको पुणे से भगा देते हैं यूपी, बोलते हैं पेंशन देंगे, वहीं पड़े रहो, यहाँ आना नहीं है। और बाजीराव की वहीं पर मृत्यु हो जाती है और बाजीराव के तो पुत्र भी नहीं होता है। बाजीराव एक व्यक्ति को गोद लेते हैं जो 1857 की क्रांति में नेतृत्व करेंगे। उनका नाम होता है नाना साहेब धोंदू पंत। क्या नाम होता है? धोंदू पंत। तो बाजीराव अपना एक दत्तक पुत्र छोड़ के जाते हैं, बस। बाकी तो लास्ट पेशवा तो बाजीराव सेकंड ही है। अंग्रेज उनके दत्तक पुत्र को मान्यता नहीं देते हैं, क्योंकि गोद लिया हुआ पुत्र है। तो बाजीराव सेकंड ही एक तरीके से लास्ट पेशवा होता है। नाना साहब या धोंदूपंत इनके बाद में आते हैं, लेकिन वो रिकॉग्नाइज्ड नहीं किए जाते हैं अंग्रेजों के द्वारा। तो देखिए यही कहानी मैंने यहाँ लिख दी है। साहू की मृत्यु हो गई। साहू की मृत्यु हो गई तो उसने अपनी वसीयत में सारा राज्य किसको सौंप दिया? राजकाज पेशवा के हाथ में सौंप दिया। पेशवा का होता वंशानुगत हो गया। इन्होंने मुख्यालय पुणे शिफ्ट कर दिया। पुणे में आपको पता होगा इन पेशवाओं ने महल बनाया था शनिवार वाड़ा। तो शनिवार वाड़ा अभी भी देख सकते हैं आप जाके पुणे में। तीसरा युद्ध होता है पानीपत का 1761 में, और तीसरे युद्ध में मृत्यु हो जाती है किसकी? पेशवा की, भाव की,
शेर सिंह की, शमशेर सिंह की, उसके बेटे विश्वास राव की, सबकी मृत्यु हो जाती है, पेशवा हो जाते हैं कमजोर। लेकिन माधव राव वापस संभालता है और माधव राव बालाजी बाजीराव का बेटा होता है। मुगल बादशाह शाह आलम को दिल्ली भी लाते हैं, अंग्रेजों से छुड़ा के लाते हैं, मुगलों पर भी अधिकार करते हैं, लेकिन इसकी बहुत कम आयु में मृत्यु हो जाती है। कम आयु में मृत्यु होती है, पुत्र बनता है नारायण राव, ये मैंने बता दिया। नारायण राव माधव राव का छोटा भाई होता है, लेकिन इसकी हत्या कौन कर देता है? रघुनाथ राव। रघुनाथ राव हत्या कर देता है, इसका अंकल रहता है, तो मैंने बताया अंकल बन जाता है पेशवा, लेकिन पेशवा सरदार मानते नहीं है, इसीलिए वो किसको बनाते हैं? माधव राव सेकंड को पेशवा बनाते हैं। इसका पोस्टुमस सन होता है। पोस्टुमस सन का मतलब होता है कि इसकी मृत्यु के बाद पैदा हुआ लड़का। रघुनाथ राव को जेल में डाल देते हैं। रघुनाथ राव को जेल में डाल देते हैं, तो बाद में जब इसकी मृत्यु हो जाती है तो बाजीराव सेकंड, ये किसका बेटा होता है? ये मैंने आपको बताया, इसी का बेटा होता है। और नाना साहब, जिनका मूल नाम धोंदूपंत था, तो ये मैंने ईयर वगैरह सारे लिख दिए, कहानी पूरी सुना दी है, ये पेशवाओं का पूरा इतिहास बता दिया। इतना डेप्थ में तो आप क्या पढ़ेंगे और इसके अलावा। लेकिन क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन इसका धोंदूपंत मैंने इसलिए लिखा है, कई बार नाम आया है कि अंतिम जो पेशवा उत्तराधिकारी था उसका क्या नाम था? तो नाना साहब। नाना साहब इनका भी नाम था, ध्यान रखिएगा, इनको भी नाना साहब बोलते थे, इनको भी नाना साहब बोलते थे, लेकिन नाना साहब यही ज्यादा प्रसिद्ध हैं और इनका मूल नाम पूछा जाता है धोंदूपंत। क्लियर है? तो ये पेशवा का इतिहास मैंने बता दिया। अब बात करते हैं लड़ाइयों की। तो पहला एंग्लो मराठा वॉर कब हुआ? तो ये रघुनाथ राव जब अंग्रेजों की शरण में जाते हैं, क्योंकि इनको पेशवा नहीं माना जाता है, तो अंग्रेजों की शरण में जाते हैं। तो पहला मराठा वॉर कब चालू होगा? पहला मराठा एंग्लो मराठा वॉर देखिए, ये चालू हुआ 1776 से 1882 में। इसमें संधि हो जाएगी, अंग्रेज और मराठा विन विन सिचुएशन में रहेंगे, दोनों में से कोई हारेगा नहीं, कोई जीतेगा नहीं, तो वो संधि कर लेते हैं। रघुनाथ राव को अंग्रेज सौंप देते हैं और रघुनाथ राव को बंदी बना लिया जाता है। ठीक है, लेकिन दूसरा ये सालबाई की संधि होती है, ध्यान रखिए, ग्वालियर निकट, इससे ये युद्ध खत्म हो जाता है। इसी समय देखिए अंग्रेज दो जगह उलझे हुए, अंग्रेज मराठों से भी युद्ध कर रहे हैं और अंग्रेज मैसूर में भी युद्ध कर रहे हैं। यही वो साल है जब मैसूर में हैदर अली की मृत्यु होती है 1782 में, पोर्टोनोवा का युद्ध। आप ऐसे कॉम्प्रेहेंसिव वे में कनेक्ट करेंगे तभी चीजें याद रहेगी। तो 1782 में अंग्रेज मराठों से भी लड़ रहे हैं, अंग्रेज जो है मैसूर के हैदर अली से भी लड़ रहे हैं। हैदर अली की उधर मृत्यु हो रही है, इधर ये संधि कर रहे हैं। ठीक है, संधि कर ली साहब। सेकंड एंग्लो मराठा वॉर होता है। सेकंड एंग्लो मराठा वॉर होता है 1803 से 1805 के बीच में। इसमें क्या होता है कि जो बाजीराव सेकंड राजा वो बन गया, अभी बाजीराव सेकंड जो है 1800, देखिए यहाँ पर बाजीराव सेकंड जो है पेशवा बन गया। तो बाजीराव सेकंड जब पेशवा बनता है तो वो होलकर के जो रिश्तेदार होते हैं उनकी हत्या करवा देता है एक्चुअली। तो उसी में इन मराठा सरदारों के बीच में आपस में युद्ध हो जाता है। और जब युद्ध होता है तो अंग्रेज कैसे आते हैं? अंग्रेजों से जो है सहायक संधि कर लेते हैं, अंग्रेजों से सहायक संधि कर लेते हैं और अंग्रेज जो है इन मराठा सरदारों को अलग अलग करके हरा देते हैं। तो सेकंड एंग्लो मराठा वॉर होता है 1803 से 1805 में। और सहायक संधि क्या होती है, सब्सिडरी अलायंस क्या होता है, ये मैं आगे बता दूंगा आपको, ध्यान रखिएगा। मराठा के द्वारा बाजीराव सेकंड सहायक संधि कर लेता है, तो सेकंड एंग्लो मराठा वॉर भी खत्म हो जाता है। फिर थर्ड एंग्लो मराठा वॉर होता है। थर्ड एंग्लो मराठा वॉर होता है जिसमें बाजीराव सेकंड कोशिश करता है कि अंग्रेजों को खदेड़ा जाए, किया जाए काम। पिंडारियों पे अंग्रेज अधिकार करते हैं, पिंडारियों पर अंग्रेज जो है आक्रमण करते हैं। एक्चुअली पिंडारी क्या होते हैं? पिंडारी इनके सैनिक हुआ करते थे। किसके सैनिक हुआ करते थे? मराठों के। और ये लूट में हिस्सा लेते थे। जब पिंडारियों को खत्म करने की बात अंग्रेज करते हैं तो बाजीराव सेकंड सोचता है कि अभी पिंडारियों में युद्ध में उलझे हुए हैं, तो मैं क्या करता हूं, मैं भी क्रांति घोषित कर देता हूं, मैं भी वॉर करता हूं। तो ये वॉर करता है, लेकिन भागता भागता फिरता रहता है, जीत नहीं पाता है, क्योंकि इसके सेनापति होलकर सिंधिया तो आते ही नहीं युद्ध में। जब युद्ध में नहीं आते हैं तो प्रॉब्लम होती है, खुद अकेला हार जाता है। और 1817 से 1818 में संधि कर लेते हैं। 1818 में संधि पेशवा बाजीराव सेकंड करता है कि मैं अब पुणे नहीं आऊंगा। इसके बदले में अंग्रेज उसको पेंशन देते हैं और अंग्रेज पेंशन देके उसको बिठूर भेज देते हैं। कानपुर के पास में एक जगह है बिठूर, तो बिठूर में भेज देते हैं पेंशन देके और बोलते हैं कि वहीं पड़े रहो, हमारी पेंशन खाओ और मस्त रहो। तो वहीं पर जो है वो उनकी मृत्यु हो जाती है और मृत्यु होने के बाद में या मृत्यु होने से पहले अपना उत्तराधिकारी एक दत्तक पुत्र ले लेते हैं, गोद ले लेते हैं। गोद लेने वाले पुत्र का नाम मैंने बताया नाना साहेब धोंदूपंत, उनको गोद ले लेते हैं और मर जाते हैं। तो पेशवा इस तरीके से खत्म होते हैं। 3 एंग्लो मराठा वॉर होते हैं। तो अब देखिए मराठा भी हो गए, मैसूर भी हो गए, सब हो गए, अब बचे केवल सिख। तो सिखों को अंडर में लेना है अंग्रेजों को बस। और सिखों को इन्होंने छेड़ा ही नहीं अभी तक। सिखों का राजा था रणजीत सिंह, तो रणजीत सिंह जो है वो राजा था सिखों का, और इसको जो है अभी तक तो छेड़ा ही नहीं था अंग्रेजों ने। अब एक ही व्यक्ति बचा जो इनको रोक सकता था, लेकिन ये भी रोक नहीं पाता है। अंग्रेज पूरे भारत में शासन करते हैं। तो मराठाओं को हराने के बाद में हम सिख पढ़ेंगे। सिखों में भी हम जो है सिख धर्म से पढ़ेंगे। सिख धर्म की शुरुआत गुरु नानक, 10 गुरु, मुगलों ने किन किन गुरुओं को हत्या कर दी,
गुरु गोविंद सिंह के बारे में पढ़ेंगे, बंदा बहादुर के बारे में पढ़ेंगे, और फिर बाद में रणजीत सिंह कैसे आए उनके बारे में पढ़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें इसलिए कॉम्प्रहेंसिव वे में पढ़ेंगे क्योंकि क्वेश्चन आपका कहीं से भी आ सकता है। मैं एक टाइमलाइन आपको दे रहा हूँ, थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ध्यान रखिए ऑनलाइन क्लासेस में सिर्फ पढ़ाने से कुछ भी नहीं होगा। आपको खुद को जो है बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी, खुद टाइमलाइन बनानी पड़ेगी, रिपीट करना पड़ेगा, कोई बुक वगैरह पढ़नी पड़ेगी ताकि उससे आपका और अच्छी तरीके से स्टडी हो पाए। मैं आपको चीज़ों को ला ला कर फैक्चुअल दे रहा हूँ, समझा रहा हूँ, चीज़ें कर रहा हूँ, लेकिन आपको खूब मेहनत करनी पड़ेगी इसमें। तो अगली क्लास में सिखों के बारे में जानेंगे, सिखों के बारे में पढ़ेंगे, और सिख जब साम्राज्य स्थापित हो जाएगा तो अंग्रेजों की नीतियों के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें सहायक संधि, व्यवगत सिद्धांत, और अंत में हम 1857 की क्रांति पढ़ेंगे। 1857 की क्रांति के बाद में राजा महाराजाओं को छोड़कर हम कांग्रेस पे चलेंगे, कांग्रेस की स्थापना होगी और ये गांधी नेहरू का युग आएगा, सुभाष चंद्र बोस का युग आएगा, और अलग तरीके से राजनीति चलेगी। तो फिर हम दूसरी दुनिया में चलेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।